नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज़ 18। तो इस वक्त हमारे साथ हैं पप्पू यादव। हम ये नाम इसलिए ले रहे हैं कि आज या कल या परसों की बात नहीं है, ये हर रोज़ की बात है कि इनका नाम आता है। और क्यों आता है ये अब दुनिया देख रही है, इसलिए भी देख रही है कि हर दिन कोई ना कोई संकट बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आता है। तो एक ऐसा लीडर है आप हमारे बीच जो इन मुद्दों को सोचता है कि हम सांसद हैं या नहीं हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जनता है तो जनता से हम हैं और जनता के लिए करना है। ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अपनी तरफ से कोई बात हम कहें, इससे बेटर है कि आप इनके क्रियाकलापों को इन दिनों जो कई सालों से आप देखेंगे तो आपको खुद ये बात समझ में आएगी। इसलिए हमने चुना है आज का दिन कि इनसे कुछ खास बातचीत की जाए। बातचीत इसलिए भी कोरोना का काल है, आप समझ रहे हैं, संकट की घड़ी है और पप्पू यादव का नाम आना लाजमी है बिहार में खास कर। तो नमस्कार पप्पू यादव जी, आपका मौर्य न्यूज़ 18 में काफ़ी स्वागत है। आप तो बहुत लोगों को इंटरव्यू देते हैं, आज हम आपसे इंटरव्यू करने नहीं आए हैं, बस एक बातचीत करने आए हैं जो कुछ मेरे मन में है, कुछ जनता के मन में है और आपसे हम कुछ जानेंगे समझेंगे। एक तो हमने आपको देखा है कि हाल ही में हमने देखा था कि रामकृपाल जी आपके दिल्ली आवास पे गए थे, आपकी तबीयत कुछ नासाज थी और देखकर अच्छा नहीं लगा कि आपकी तबीयत नासाज क्यों है, क्योंकि आप बुलंद आदमी रहे हैं। लेकिन ये अच्छा लगा कि अलग अलग पार्टी के लोग होते हुए भी एक दूसरे का केयर करते हैं, तो वो देखकर लगा। और फिर आपको 2 दिन बाद ही देखता हूँ कि आप ऑक्सीजन की किल्लत को लेके और बीच में कई घटनाएं हुई थी मधुबनी वाले, वहाँ आप दौरा करने लग गए। दरअसल में तबीयत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आप नेचर के विपरीत लाइफ को अपना लेके चलिएगा, आप समय पर सोइएगा नहीं, खाना नहीं खाइएगा और 24 घंटे में 18 घंटा 22 घंटा यदि आप जगे रहेंगे, चलते रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि जो कुछ तो वैज्ञानिक जो हमारा हार्मोन्स है जो है वो नेचुरल है, बट नेचुरल है कि वो अपने रास्ते छोड़ें। अगली बार बाढ़ के समय ही इन्फेक्शन बहुत ज़बरदस्त हुई थी जिसमें ऑपरेशन होना था। 1 साल हमने उसको थोड़ा ज़बरदस्ती ले जाने का प्रयास किया। उसके बाद हमारे गोल ब्लैडर में भी और किडनी में भी पत्थरी हो गए, 41 पत्थर निकले। चलिए वो उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बीमारी तो देखिए एक बात समझिए, ज़िंदगी वक्त के थपेर का में रहता है, गुलाम है। टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट के मुताबिक चीज़ें चलती रहती है। आप खुद दुनिया कहती है कि जो ईश्वर चाहता है वही होता है, भाग से ज़्यादा है। तुरंत आपकी तबीयत खराब थी, चलता रहता है। फिर आप आके मधुबनी कांड में मैंने एक बात समझिए, आपका जो मेंटल स्पिरिचुअल जो वे है, जीवन जीने का जो लाइफ है, आप किस स्पिरिट से, किस चीज़ों से काम करते हैं, आपका सकारात्मक पॉजिटिव आपका वे क्या है, आप कैसे आप जीवन को जीते हैं, ह्यूमन फीलिंग क्या है, मेंटल जो ऊर्जा है क्या कहता है। आप जब कंप्लीट ह्यूमन के लिए सोचेंगे, आप जब जिसने किसी एक क्रिएटर ने आपको जन्म दिया है, जब आप उसके लाइफ के साथ चलेंगे, उसके सोच के साथ चलेंगे, तो बट नेचुरल है कि आप बहुत ही एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको देखा है कि आप रात भर मीटिंग बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ करते भी। वो घटना घटित जो हालात हैं भारत के, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद
41,000 रुपया सालाना भी बिहार का इनकम नहीं है। एक व्यक्ति 4,000 से 6,000 रुपया भी नहीं कमाता है, एक परिवार। और हम इकोनॉमी पर बात ही नहीं करते, हम एजुकेशन सिस्टम पर बात ही नहीं करते, हम पीस पे बात ही नहीं करते, हम लोगों के जीवन पर बात ही नहीं करते हैं। कोई भी देश का राजा पहले अपने प्रजा के जीवन और उसके पीस, उसके लाइफ की बात करता है, उसके सुख, उसकी इकोनॉमी, उसका जो दैनिक जीवन है उसको सिक्योर करता है। उसमें पीस भी है, उसमें इकोनॉमी भी है, उसमें हेल्थ भी है। बोझ नहीं पर होता है। कोई भी कंट्री आप उठा करके देख लो, वो बोझ नहीं हो सकता। लेकिन आपके काम करने का जो स्टाइल है वो बहुत कम सोते हैं। नहीं, 15-15 साल सीएम होते हैं, पीएम होते हैं, तो जनता बड़ी उम्मीद से लोगों को चुनती है। जनता को लगता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो जीवन है, मैं जो किसी जनप्रतिनिधि को, सिस्टम को चुनता हूँ, या जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, या जो हमारा सांस्कृतिक सामाजिक आइडियोलॉजी है, मैं गीता, कुरान, बाइबल की बात जब करता हूँ, रामायण की बात करता हूँ, उसमें जो एक कैसा समाज, एक कैसा परिवार, एक कैसा व्यक्ति जो आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और फिर उसकी सिक्योर्ड लाइफ, पीस, उसका भविष्य। और हमारे भारत में हमारा कोई भविष्य नहीं है, हमारे बिहार में मेरा कोई पीस ही नहीं है। आप बिल्कुल स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, लेकिन आप चूँकि आप अन्य कंट्री में जाइए, सबसे पहले हेल्थ और एजुकेशन को सिक्योर की बात करता है, सबसे पहले उस अपने प्रजा के पीस की बात करता है, उसकी हिफाजत, कोई समझौता नहीं करता है। जिसके लिए आप हमारे यहाँ आइए तो हम 20 लाख रुपया कर्ज में जैसे ही पैदा लेते हैं, वैसे ही कोई पड़ोसी भी हमें तंग करना शुरू कर देता है, सामाजिक व्यवस्था भी तंग करना शुरू कर देता है, और राजनीतिक व्यवस्था भी हमें लूटना शुरू कर देता है। तो हम तो अनसिक्योर्ड पैदा से लेकर के मृत्यु तक अनसिक्योर्ड हैं इस कंट्री में। सिक्योर्ड कहाँ पर? ये सारी चिंताएं आपको सोने नहीं। अब मुझे चिंताएं छोड़िए, मैं बिहार की बात करता हूँ। मैं जब कोई MP MLA बना, 5 बार हम सांसद और 1 बार MLA बने, 6 टाइम मैडम रंजीत रंजन जी बनी। मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? बिना किसी भेदभाव, लिंग, जाति, धर्म, मजहब के हम उसके लाइफ के साथ खड़े हों। मैंने किया, चाहे वो सेवा आश्रम के रूप में हो, चाहे वो क्षेत्र के रूप में हो, सिंहेश्वर से रहे, मधेपुरा से रहे, पूर्णिया से रहे, सुपौल से रहे, हम लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया, ईमानदार प्रयास किया। हमने बाइफरकेशन नहीं किया, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में। व्यक्तिगत जीवन में भी कंप्लीट सरेंडर, समर्पण का भाव रहा हम दोनों आदमी का। हमारा जो आचरण रहा, हमारा जो जीने के तरीके रहे, वो दूसरों के मुस्कुराहट के लिए, उसके रास्ते। बात आपकी सही है, लेकिन तो इसीलिए वो बीमारी छोड़िए। अभी सवाल उठता है कि जब घटना बिहार में जिस तरीके से घटित हो रही है, वो अपने जगह पर है। जब जाना होगा तो ना मैं रुक सकता हूँ, ना कोई रुक सकता। इसलिए मैंने ये सवाल उठाया कि जब कोरोना का काल आया तो लोग पैक हो गए, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि लोग एकदम घर में कि निकलना नहीं है। नहीं, कोरोना तो 1.25 साल पहले भी आया था। हाँ, तो देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप नेचर को डिस्ट्रॉय करोगे और छेड़ोगे तो फिर बाद में नेचर आपको नहीं छेड़ेगा। ये जो व्यवस्था है, ये जो पूरी दुनिया ड्रग्स और आर्म्स सप्लायरों के परमा इकोनॉमी पर टिकी है, ये दोनों सोचता है, ये कंट्री और कंट्री की व्यवस्था सोचती है कि हम आई एम द पावर, आई एम द वर्ल्ड। जब आई एम द वर्ल्ड तो फिर जो कोई क्रिएटर है, जिसने क्रिएट किया है, वो क्या है? तुम कैसे आई हो सकते हो? आई तो कोई और है। आपने अपने और वो पूरी कंट्री, चाइना, रूस,
अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, हर कंट्री, किंग जॉन्स कहता है नो नो मेरे पास न्यूक्लियर है, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, इतना टैंक, इतना ये चीज़ है। हम डेवलपमेंट, हम कॉमन आदमी की इकोनॉमी पर कितना खर्च करेंगे, एजुकेशन का क्या होगा, उस पर चर्चा नहीं करते। तो ये जो कोरोना, कोई भी अब बीमारी, ड्रग्स माफिया तय करता है कौन सी दवाई चलेगी, कौन सा नहीं चलेगा, कब सरसों तेल रहेगा, कब धारा रहेगा, कब धारा जाएगा, कब यूनिसेफ गाय के भैंस के दूध लाएंगे या पाउडर के दूध लाएंगे, माँ का दूध कब छुड़ेगा, कुपोषण कब पैदा करना है। एक दुनिया के जितने फ्लैग बीमारी आई, और भी कई तरह के वायरस आए, इसलिए आप तो क्या हुआ, चाइना में क्यों नहीं है, वियतनाम में क्यों नहीं है, अन्य जगह पर जहाँ से हम शुरू होने की बात करते हैं, जॉर्जिया में एक वायरस बनी, वायरस के बाद शुरू हुआ पूरा वर्ल्ड। आज जो भारत की स्थिति है, उस वक्त भी आपने ज़बरदस्ती थाली ताली सब बजवा दिया, जो मन में आया। विज्ञान को जब आप मानते हो, आप कह रहे हो गंगा मैया सब ठीक कर देगा, कभी कुछ कहते हो, कभी आपको मन में नहीं होता। अगले बार भी आप दीप जलवा दिए, सबसे नाच करवा दिए, डांस करवा दिए। आपने ये नहीं समझा कि कुछ दिन पहले हम जीएसटी में हम भारत को तोड़ दिए हैं, फिर नोटबंदी में हमने तोड़ दिया है, फिर इकोनॉमी धीरे धीरे कोलैप्स होती जा रही है। भारत में रोजगार नाम की चीज़ नहीं है। कोरोना वायरस में चीन से जितना फैक्ट्री बाहर गई, वियतनाम में लग गया और जगह लगा, एक भी भारत नहीं आया। भारत के 63 फैक्ट्री बंद हो गई, 7 सालों में एक भी फैक्ट्री यहाँ नहीं आई, एक भी फैक्ट्री। अब आवाज़ तो बुलंद करते रहे हैं आपने, अभी 2 दिन मैं वही कह रहा हूँ कि जो कोरोना वायरस है, ये अगले बार भी पप्पू यादव कंप्लीट रूप से 27 लाख मजदूरों तक 5500 रुपया कैसे पहुँचे, मजदूर हमारा कैसे आए। लगातार पैदल साइकिल से हम चलते रहे, हमने कोरोना की चिंता नहीं की, हमने आदमी की चिंता की। जितना कोरोना से नहीं मरा, उतनी भूख से परेशान होकर आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर लिया। पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, हालात अच्छे नहीं बदले। रेहड़ी वाले, ठेला वाले, टेम्पो, छोटे छोटे व्यक्ति, ट्रांसपोर्ट वाले, स्कूल वाले, कोचिंग वाले, ये जो माफिया को छोड़ दें, लुटेरों को, दारू माफिया, रोड माफिया, बालू माफिया, माइंस माफिया, दुनिया की सबको छोड़ दें, तो आपको पता चलेगा कि क्या होगा। तो ये आप अगले बार भी यहाँ 27 लाख मजदूर को लेके आए। आपने उस वक्त भी किसी मजदूरों की व्यवस्था नहीं की, आप लॉकडाउन कर दिया मजाक में। आपने कहा दुनिया हमारी तारीफ हो गई, हम 150 देश को हमने मदद कर दिया। आज नंबर 1 कोरोना आप है, दूसरा तीसरा वायरस बहुत ताकत के साथ आएगा। पूरी दुनिया सजग थी। आप जो बात कर रहे हैं, चूँकि पॉलिटिशियन हैं, आप सत्ता पक्ष में नहीं हैं, विपक्ष में हैं, तो विपक्ष की बात वाली बात करेंगे। आप एक बात तो बिल्कुल ये बात, मुझे तो समझ में नहीं आता है, कागज पे ना सब कुछ है। आज वर्ल्ड में नंबर 1 कोरोना हम आ गए ना, और मोदी जी ये बात खुद कहते न थे कि दुनिया ने देखा हम कैसे जीते। आप कैसे जीते? ना अस्पताल में जिंदा को जगह मिली, ना शमशान में मुर्दों को जगह मिली। ना हमारे पास वेंटिलेटर, ना हमारे पास ऑक्सीजन, ना हमारे पास दवाई। कल कुमार विश्वास ट्वीट किया और नहीं बचा सके। सीएम फोन करते हैं प्राइम मिनिस्टर के यहाँ, उद्धव ठाकरे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बंगाल में। वही तो वो ये जो आप देखिए रेमडेसिविर जो है 24,000 25,000 में मिल रहा है। आप इस दवाई को देखिए ना, जीवन रक्षक चीजें नहीं मिल रही है। आप 10,000 करोड़ के आप प्लेन खरीद लिए, 10,000 करोड़ 10 लाख हजार करोड़ रुपया आपने कर्ज माफ कर दिया कोऑपरेटिव का। आप 20,000 करोड़ का लगभग आपने लोकसभा से लेके कई सारी चीज़ अगस्ता को आपने ले आया। आप इसी तरह 2000 आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आप क्या किए। आपने जितने खर्चा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी स्थिति भारत की कहाँ है। नहीं, स्थिति तो नहीं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। मेरी स्थिति आप इसको यदि समझेंगे, वैसे नहीं समझे, यदि आप वैसे समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं।
SDI 131वां नंबर, हंगर 94 107 में, पीस 163 में 139, हैप्पीनेस 144, हेल्थ केयर 195 में 145वां स्थान, ग्रैंड कैप 140, इम्प्रूवमेंट 168वां स्थान पर हम, इंटरमेंट क्वालिटी आप 79, 85 में 79, वाटर क्वालिटी 122 में 120वां नंबर पर हमें, मतलब इतने खराब स्थिति है हमारी। या आप मेरी बात आप समझने का कोशिश कीजिए। आप एक चीज़ मुझे ये भैया बहुत ज़रूरी है जी कि आंकड़ों में अगर हम जाएंगे तो हम बहुत मुश्किल में फंसेंगे। बहुत सारी चीज़ें कही भी जाती हैं कि बहुत ऐसी कंट्री है जिसके पास बहुत सारे संपन्नता है, फिर भी वहाँ कोरोना हो गया। 700 करोड़ का सबसे बड़ा स्टेडियम, 3000 करोड़ का लंबा मूर्ति, 5000 का महामंडी विज्ञापन, 8000 करोड़ का स्वयं प्लेन, 20,000 CR विस्टा प्रोजेक्ट, 10 लाख CR कोऑपरेटिव ऋण माफ। आपने हमको भी तो बताइए जनाब, देश में आप बोले कि हम दूसरे देश को आयात करते हैं, अपने पास हम किसी भी सेंटर पर लगभग वैक्सीन नहीं है, दूसरे कंट्री का तीसरे की बात हम करने लगे। आप कोई भी चीज़ आप हमको बताइए, आप यदि हम आपको ले आवे सभी जगह, RT-PCR की जो स्थिति है, अभी भी बेस सैंपल रखा हुआ है और अभी भी वो हम चीन को ही उसको फॉलो कर रहे हैं। आप साल भर में हम ये बताइए ना कि आप एक बेड बढ़ाए, आपने कहीं ऑक्सीजन रखी, CM फोन कर रहा ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, व्यवस्था के लिए, त्राहिमाम है, गाड़ी नहीं मिलती। अगले बार आपने पैदल चलवा दिया, खाने के लिए नहीं थे, जीने के लिए नहीं थे। आप 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया, 1 रुपया किसी के पास नहीं पहुंचा। 11,000 करोड़ का PM केयर्स फंड का क्या हुआ, कहाँ चला गया? CM केयर्स फंड का क्या हुआ? आखिर उसकी दवाई कहाँ हुई? कोई आपके पास लेखा जोखा होगा ना जनाब, आप वो बताइएगा ना। अगले बार भी आप सिर्फ कोरोना को आपने पूरा एडवर्टाइजमेंट पर ले लिया, इस बार आप उसको साल भर में आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की चंदा हुई, लेकिन अस्पताल के लिए कभी चंदा नहीं हुआ। अस्पताल के लिए भारत में कभी झगड़ा नहीं हुआ, स्कूल के लिए झगड़ा नहीं हुआ, इकोनॉमी के लिए झगड़ा नहीं हुआ। हम नहीं लड़े, हम फाइट नहीं किए, हम मंदिर के लिए फाइट किए, हम जात के लिए फाइट किए। आपकी बात पर एक चीज़ अगर गौर करें, देखिए हम आम पब्लिकों से ये बात बता दें कि मैंने आंकड़े की बात छेड़ी तो उन्होंने आंकड़े गिनवाए। हमने कहा कि आप विपक्ष में हैं तो इसलिए आप बोलेंगे ही, तो इन्होंने आंकड़े गिनवाए कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं यूं ही, ये एक आधार है जिसको आप नहीं, ये दुनिया देख रही है ना, देख रही है। ये आप हमको एक बात बताइए, जब डबल ट्रिपल इतना बड़ा वेव आ रहा था तो ये चुनाव आयोग गवर्नर बनने के लिए 143 सीट एक दिन में वोट हो गया और 190 सीट 200 कुछ सीट तमिलनाडु एक दिन में वोट और 200 कुछ सीट बंगाल 8 दिन में। तो ये पूरे विपक्ष में यादव ही है जो भैया, मैं आपको वही तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए ना चुनाव आयोग पर कि तुमने 130 करोड़ लोगों की जिंदगी दांव पे लगा दी। असम में, तमिलनाडु में आप चुनाव में मस्त है, एक बार भी कोरोना पर मीटिंग किया, इतने लोग मर गए, इसके कौन दोषी हैं? सिस्टम। 302 का मुकदमा लगना चाहिए आम आदमी के मरने का। आपने ट्वीट तक 2 सप्ताह 3 सप्ताह में एक बार किया है। आप बंगाल में हैं, आपकी गंभीरता चली गई। अगले बार खूब थाली थाली बजवाए, इस बार क्या हुआ? 7 पहुंच गए बेचारे कुंभ में। अब वो कोरोना पूरा देश में जाएगा, हर जिले में, हर पंचायत में कुंभ से निकलेंगे कोरोना। और इतने दिनों के बाद वो अपील कर रहे हैं, आज 2 शाही स्नान हो गया, अब आपसे भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए साधु संत से अपील कर रहे हैं। उनका CM कह रहा है गंगा मैया सब कुछ कर देगा। पहले आदमी है कि पहले मंदिर मस्जिद साधु संत? पहले हम आम आदमी को बचाएंगे कि पहले साधु संत की बात करेंगे? हमसे साधु संत है ना, साधु संत से हम नहीं है ना।
हमसे गंगा है। यानी अरे भैया, चुक दर चुक हो ही रही। भैया हम तो कह रहे हैं इन्होंने गंगा मैया बचाएगा, तो गंगा मैया के पास तो हमको पहुंचाइए दिया, शमशान के द्वारा पहुंचा दिया, जिंदगी के द्वारा तो नहीं पहुंचाया, शमशान के द्वारा गंगा मैया तक हम पहुंच गए। अब आप हमको एक बात बताइए, यहाँ 100 लोग डेली मरते हैं पटना में, ट्रिपल यहाँ लोग आ गए पूरे भारत। बात मुझे आप भी बताइए कि आप एक तो बात ये कह रहे हैं कि लोग मर भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, कोरोना का जो वेव चला है उसमें सब चीज़ है, लेकिन आप एक बात ये भी कह रहे हैं 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ कि डरा रहे हैं लोग कोरोना को। अच्छा हमको एक बात बताइए, कुछ है नहीं, एक बात हमको बताइए, 10 बजे रात के बाद कौन वायरस आ रहा है? एक काम करिए, आपको हम दे रहे हैं, और जब बीवी के पास जाइएगा तो मुंह में लगा लीजिएगा। बीवी के पास इसको मुंह, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, वैक्सीन दे रहे हैं, इम्यूनिटी पावर खत्म हो रही है, घर में बाल बच्चा हाईकोर्ट का रहा है, अकेले हैं तब भी लगाइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ी में हम अकेले हैं, गाड़ी का शीशा बंद है, 10 बजे के पहले 8 बजे के पहले सारे मिडिल क्लास गरीब गुरबा जाके सो जाता है, एलिट क्लास पढ़ने वाला लोग, पैसे वाले लोग खाना खाने जाते हैं, वो भी मियाँ बीवी बाल बच्चा। अब नोएडा से गुड़गांव जा रहा है लोग, अकेले जा रहा है नौकरी करके, वहाँ कौन वायरस है? 7 बजे कौन वायरस? अरे वायरस है तो बंगाल में वायरस नहीं, किसान के पास वायरस नहीं, तमिलनाडु में नहीं, केरल में नहीं, पांडिचेरी में नहीं, आसाम में नहीं, कुंभ में नहीं, नेताओं के लिए नहीं, सिनेमा हॉल में नहीं, लेकिन स्कूल कॉलेज में है। रैली में बच्चे जाएंगे वहां वायरस नहीं होगा, लेकिन स्कूल में कॉलेज में बच्चों को वायरस हो जाएगा। हमको तर्क दीजिएगा ना, क्या अभी तमिलनाडु आसाम से वायरस छुट्टी ले लिया? आप अभी यहाँ पंचायत चुनाव घोषणा कर दीजिए, कोरोना खत्म हो जाएगा बिहार में। हाँ, ये तो एक आप देख लीजिएगा, आप मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति कितना उछल उछल के मुर्गा भात खा खा के जाएगा नॉमिनेशन करने, कोरोना भाग जाएगा। भैया और बीमारी क्या हुई? 1,73,00,000 लोग भारत में हर महीने बीमारी से मरते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे खतरनाक बीमारी निमोनिया, टाइफाइड, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, अल्सर, लीवर, कीमो, दम्मा, हार्ट अटैक, सारी बीमारी कोरोना वायरस में भाग गई। ऑपरेशन रुक गया, ओपीडी रुक गई, इमरजेंसी खाली यदि खुली भी है तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, और मर भी गए हम निमोनिया से। निमोनिया आते ही मेरे लेंस पर पड़ता है, उसको भी कोरोना। एक पप्पू यादव ही है जो इस समस्याओं को उठाएगा। भैया मुझे समझ में नहीं आता है। होगा वायरस, मैं उस पर नहीं कह रहा हूं। अब पूरी हर चीजों को आप कोरोना ही कह रहे हो, तो इतने दिन जो बीमारी कोरोना के पहले अरबों खरबों मर गए हैं लोग, तो इसका मतलब तुम लोगों ने मार दिया, कोई बीमारी नहीं थी भारत में। अब नहीं, अब जो बीमारी आई वही बीमारी है, या वो बीमारी थी और आज इलाज नहीं हो रहा है तो लोग मर रहे हैं, और उसको भी कोरोना आप कह रहे हो। 35,000 का पैकेज, 24,000 का सुई, सैनिटाइजर पानी वाला कैसे बिकेगा, दवाई कैसे बिकेगी, अस्पताल माफियाओं को पैसा कहां से जाएगा, ड्रग्स माफिया को पैसा कहां से जाएगा, नेताओं की मिली भगत क्या होगी, जो सब्सिडी में पेट्रोल डीजल का पैसा 21 लाख 24 लाख हजार करोड़ आया, उसको कोरोना में कैसे खपत करनी है। जितना नेता और सरकार चोरी किया है उसको कोरोना में डाल देंगे, क्वारंटाइन के नाम पर, कोरोना के नाम पर, और सब पैसा का कार्यालय बना लेंगे और नेताओं का घर बन जाएगा। ये महामंडित पूंजीपतियों के लिए, नेताओं के लिए कोरोना है या होगा, तो आप उसकी व्यवस्था करिएगा ना। तो ये जो मर रहे हैं लोग,
ये सरकार के अव्यवस्था के कारण, कोरोना के चलते नहीं, कोरोना के चलते। यदि ये बात सुई पड़ती, बिल्कुल ऑक्सीजन होता, वेंटिलेटर होता, डॉक्टर्स होते, यदि मैं उसका केयर करता, हम उसको बताते, हम यदि जनवरी में वैक्सीन दिए होते, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल होते, तो आज भारत में लोग नहीं मरते। भारत में मरने का कारण है पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिशियन और ये पूंजीपति माफिया। तो ये आप समझिए, आपका एक सवाल था भी, आप कर भी रहे थे कि पप्पू यादव जी से ये पूछिएगा कि वो क्यों कह रहे हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है। ये तो आपने सुना कि व्यवस्था जो है वो उसकी वजह से जान जा रही है। इस बात को बहुत बारीक से इन्होंने समझाया है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, आप दोबारा इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा और फिर ये सवाल आज के बाद से नहीं करिएगा कि क्यों ये कह रहे हैं। एक बात में एक सवाल और आप लोग हम नहीं, अभी अमेरिका ने 3 महीने से लगातार एहतियात बरता, एक सवाल और हम एहतियात बरता, तो अमेरिका में है कोरोना, यूरोप में, यूरोप में अभी देखिए ना, आज के डेट में यूरोप में देखिए ना, म्यांमार में इतनी गृह युद्ध हो रही है, 4 ठो कोरोना। ये बात बताइए, चाइना में 12 कोरोना है। जरा एक बात मुझे अभी जानना है, कोरोना के बाद हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे आएंगे। कोरोना के जांच आपने करवाई? कहा हमारा इम्यूनिटी सेंटर 36 से ऊपर है, मेरा ऑपरेशन 36 दिखा रहा था। 3 महीना अगले बार कोरोना में रहे, पानी में रहे, बाढ़ में रहे, मुजफ्फरपुर रहे, डूबते रहे, मरते रहे, लाखों करोड़ों के साथ रहे, सबको पैसा पहुंचाए, 14 करोड़ रुपया पहुंचाए, सबको खाना पहुंचाए। हम लापरवाही तो आपने बहुत बरती सर, कोई लापरवाही नहीं है सर, काम करिए, पॉजिटिव रहिए, लोगों के लिए जिए। जो मेहनत करेगा, मजदूर कितने मरे सर? में मजदूर के बीच सर, मजदूर कितने मरे? मजदूर कितने मरे? नेता कितने मरे? संख्या क्या है? आप जनता सर, नेता कितने मरे? नेता का परिवार कितना मरा? लेकिन मर भी तो रहे सर, बड़े बड़े पूंजीपति कितने मरे? लेकिन मर तो रहे हैं कि पैसे वाले ही लोग। फिर हमको तो समझ में नहीं आया, मिडिल क्लास से ऊपर के बीच के लोग, कौन पैसे वाले मर रहे हैं? आप 10-20 हजार वाले, 19 हजार वाले को, 40 हजार वाले को पैसे वाला कहेंगे, तनख्वाह वाले को, जीने वाले को। अरबपति खरबपति कैठो मरे, ये नेता लुटेरा कैठो मरा। घर में बैठ जाते हैं, ऐसो आराम की जिंदगी, वो बराबर हिस्सा बंटवारा। फिर बिहार में कोरोना के बाद चुनाव आ गया, कैठो मरा। अच्छा, कोरोना का जो लक्षण बताया जाए तो कुछ आपको कभी भी लगा कि आपके अंदर? काहे का लगेगा भैया हमको, हम 2 घंटा सोते हैं, भर दिन काम करते हैं, मजदूरी की तरह धूप में रहते हैं, चलते रहते हैं, दौड़ते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, कंप्लीट ह्यूमन को बचाओ, कैसे हम चलेंगे। जब हम एक भी गॉसिप नहीं करेंगे, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र हमको नहीं आता है, प्रैक्टिकल अप्रोच है मेरा। 2 घंटा पीएम मोदी भी सोते हैं, बोलते हैं। वो क्या सोते हैं नहीं सोते हैं उनसे पूछिए। जितना देर वो सोएंगे उतना देर भारत शांत रहेगा, जितना देर वो जगे रहेंगे भारत अशांत रहेगा। ये जो नेता लोगों को कहिए सोने, जितना देर नेता और पदाधिकारी सोए रहेंगे पड़ोसी सब सुरक्षित रहेगा। वो जगेंगे तो समझिए पड़ोसी का कल्याण है। लॉकडाउन करके तो वो भी तो सुला दे रहे हैं भैया, आराम से सुला देना चाहिए। एक बात तो अब कोरोना पे हो गया, जो भी आपने अभी ऑक्सीजन को लेकर, नहीं, मुझे बहुत क्लियर हूं मैं। ऑक्सीजन छोड़िए, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, आप आर्मी से डॉक्टर मांग रहे हो, पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट नहीं, आईजीएमएस में नहीं, एनएमसीएच में नहीं, किसी जिले में नहीं, लगभग लिक्विड 4 ट्रक चाहिए, 1 ट्रक आते हो। आपको बढ़ाने के लिए पहले कहा था, सब विधवा विलाप सब सर्वदलीय बैठक कर लेता है, अपना मियां मिट्टू पीठ थोप लेता है। वैक्सीन के बारे में क्या कहना आपका? वैक्सीन हद हो गया। वैक्सीन का डोज जो है हमको तो समझ में नहीं आता है, वैक्सीन क्या है, मुंह में लगाओ, वैक्सीन के बाद फिर मरिए रहे हम। वैक्सीन सुई लेकर के डॉक्टर संक्रमित हो ही रहा है,
कि वैक्सीन है क्या, कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, क्या दे रहा है। निमोनिया का भी दवाई वही, सबका दवाई वही। अब वैक्सीन के बाद घर में रहना है, दूरी बढ़ाइए के रहना है। तो वैक्सीन को अक्सर मत जाइए। यदि आप बीमार हैं, कुछ हैं, तो आपके पास दवाई है, घर में आप रह करके आराम से आप अपनी इलाज कराइए। ये अस्पताल वाला मार देगा। बहुत बुरी स्थिति है भाई। बात कोई गवर्नमेंट के पास स्थिति नहीं है। हम निकले तो कलेक्ट रिकॉर्डिंग में लगाना, अपनी कमजोरी को ढकने के लिए 144 लगा देंगे। अगले बार भी अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए और पैसा को सेटिंग गेटिंग करने के लिए लॉकडाउन कर दिए। फिर इस बार ये लोग ये नहीं 10 बजे से 5 बजे आदमी सोया रहता है, कर्फ्यू। अब आम आदमी देख रहा है कर्फ्यू, हे भगवान जरूर कुछ है, कर्फ्यू 144। अरे बाप रे बाप। नेता बोल रहा है जरूर कुछ है, हीरो बोल रहा है जरूर कुछ है, पैसा वाला बोल रहा है जरूर कुछ है। तो लोग डर रहा है, कर्फ्यू, भागो। कहां कर्फ्यू, क्या वैक्सीन खोज रहे हैं, नहीं मिला, कितना में 32 लाख, 32,000 दे दो, 24,000 दे दो। भाग रहे हैं। 200 का ऑक्सीजन 1200 में 1400 में भरवाएंगे और 2400 में लेंगे। ब्लैक मार्केटिंग। ऑक्सीजन फैक्ट्री से निकला और सप्लायर के पास गया और सप्लायर गायब कर दिया। बात बहुत सारी है, समझने की है, और जो गुस्सा है उसको आप समझिए, और क्यों गुस्सा है इस बात को भी समझिए। पप्पू यादव के बारे में एक बात और आप लोग कहते हैं, मैं जब भी मार्केट में या आम लोगों के बीच जाता हूं, या पक्ष के हों या विपक्ष के हों, एक बात आप लोग मुझसे ज़रूर कहते हैं। चूँकि ये मैं कह रहा हूं कि एक बातचीत मैं कर रहा हूं, इनसे कोई इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं आपकी कुछ बातों को भी इनसे शेयर कर रहा हूं। शायद आप इनको मुंह पे वो बात न कह सकें, लेकिन इनको पता भी चलता होगा कि ये बात कहते भी हैं लोग कि पप्पू यादव को किसी ने मतलब इलेक्शन में न एमपी बनाया न एमएलए बनाया, फिर भी पप्पू यादव का तेवर नहीं बदलता है। जनता के बीच उसी तरह से ये पचता नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आता आखिर क्या ऐसा क्या आपके अंदर चलता रहता है जिससे इसका असर नहीं पड़ता। मुझको तो असर होता है। हम दुनिया में जानवर में भी, वृक्ष में भी, पौधा में भी, खकरी ककरी तकरी सब में पैदा हो सकते थे। किसी ने मनुष्य के रूप में लाया तो बड़ी कृपा तो सबसे पहले उसी ने कर दी कि हमको एक विवेकशील प्राणी बनाया। तो हम उसको फॉलो करेंगे ना जिस क्रिएटर ने हमको लाया। तो फॉलोअप मेरा वहाँ होगा। पहला तो वो साफ है, क्लियर है। मैं मानता हूँ भगवान को कि नहीं मानता हूँ, पार्ट अलग है। लेकिन यदि भगवान है तो उसका जो वे ऑफ लाइफ है, कैरेक्टर है, कंप्लीट ह्यूमन का, कंप्लीट वसुधैव कुटुंबकम का, सर्वधर्म संभाव का, सार्वभौमिकता का, कल्याण का। तो पप्पू यादव यदि सही में भगवान है, हनुमान है, राम है, शिव है, कृष्ण है, सब है, और उसको हम उसके कैरेक्टर के चलते भगवान कहते हैं। बुद्ध है, कबीर है, संत रविदास है, वाल्मीकि है, रामायण की रचना है, महावीर है, पेरियार है, जो जिसको, जैसे क्राइस्ट हैं, मोहम्मद हैं, हजरत हुसैन साहब हैं, गुरु गोविंद है, गुरु नानक देव जी हैं, जिसको जो आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं, आप उसके कैरेक्टर को फॉलो कर लीजिए। तो पप्पू यादव उसके कैरेक्टर को फॉलो करता है, फर्स्ट। सेकेंड, अब सेवा माँ मदर टेरेसा हो या मिशन के पहुंचाने के लिए किया, जस्टिस क्राइस्ट के मिशन को पहुंचाए। लेकिन मेरा कोई मिशन नहीं है, रिटर्न की कोई उम्मीद नहीं है। कंप्लीट बुद्धम शरणम गच्छामि, कंप्लीट आनंद मूर्ति जी, कंप्लीट रूप से गुरु गोविंद जी ने चारों बच्चों को कुर्बान कर दी। आप रिटर्न की उम्मीद ना करिए, आप करते जाइए। आप करने की आपका लाइफ फिर जीता कैसे है? एमएलए एमपी से, मंत्री संतरी से कौन सा सेवा हो गई? कौन सा सिस्टम ने इकोनॉमिकल जीडीपी हमारी ग्रोथ हो गई? लेकिन 40% लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है और 92% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है। तो कितने प्रतिशत लोग हैं जिसके पास 3 एकड़ से ज्यादा जमीन? तो आपने सिस्टम में क्या दिया, क्या अभी तक किया? फैक्ट्री नहीं, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं। 6 साल में सब कुछ भी कोलैप्स कर गई, पहले भी कोलैप्स कर गया,
फार्मर्स की स्थिति सबसे ज्यादा भारत की स्थिति बुरी है। आज 6 महीने से 4 महीने 5 महीने से वहां 600 से 700 से ज्यादा फार्मर्स आत्महत्या कर लिए हैं, मर चुके हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, उसका ग्रोथ नहीं है। फार्मर्स औद्योगिक क्रांति की बात करता है, कृषि को उद्योग का दर नहीं है, उसका ग्रोथ नहीं है। फार्मर्स औद्योगिक क्रांति की बात करता है, कृषि को उद्योग का दर्जा दे दो, उसकी बात करता है, उस पर कभी बहस नहीं होती है। हम भारत को 70% फार्मर्स पर आधारित हैं, हम उसकी बात नहीं करते हैं। मजदूरों पे चेक एंड वायलेंस की बात हमने नहीं किया। पप्पू यादव का क्या मतलब? मेरी कोई औकात नहीं है मैं मजदूरों को, मैं इस बात को समझता हूं 13 करोड़ बिहारी है, यदि है सेवा आश्रम मेरे यहाँ चलता तो मुझे ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसके साथ एज ए बेटा, एज ए सेवक, एज ए फैमिली मुझे स्टैंड करना है। अब कोई जमीन बेच के कोई चीजों करके नहीं कर सकता। चलिए दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवारों से, सबके सहयोग से लोगों की मदद हो जाती है। चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे सेवा आश्रम हो, चाहे कोई भी घटना घटित हो, छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, लगातार नंबर 1 सोमालिया से भी और कश्मीर से भी बुरी स्थिति, पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति बिहार की अपराध में है। भारत की स्थिति वही है, नफरत के आधार पर पूरा का पूरा हालात खराब है। तो पप्पू यादव के हारने जीतने से क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आया। या किसी भी व्यक्ति के, आप एमपी बन के जाते हो, एमएलए बन के आते हो, मंत्री संतरी बनते हो, क्या आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर सेक्स कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट? ह्यूमैनिटी कहाँ चला गया? फर्स्ट सोसाइटी, देन फैमिली, देन आई इकोनॉमी कहाँ चली गई? एजुकेशन कहाँ चला गया? हेल्थ कहाँ चला गया? आप बंद क्यों जाते हो फालतू चीजों से? पप्पू यादव को पैसा कहाँ से आता है? पप्पू यादव बांटता कहाँ से है? तो अरे भैया हिसाब ले लो ना, मैं तो बताता रहता हूँ। ये तो आप जवाब आपने कई बार दिया भी है कि पप्पू यादव को कोरोना क्यों नहीं होता है? तो क्यों नहीं होता है? पप्पू यादव सोता क्यों नहीं है? कहाँ से दवाई आता है? मरेंगे हम, नेचर के खिलाफ हम हैं, तो मरना तो फिक्स तो है, जीवन और मरण। तो विवेकानंद 29 साल में ही चले गए थे। हॉकिंस को बस शरीर था क्या, दुनिया निर्माण नहीं किया। अब्राहम लिंकन अपाहिज नहीं थे, जेम्स और बाबा अपाहिज नहीं थे, जनता की सेवा, अब्दुल कलाम विकलांग अपाहिज नहीं थे, दुनिया का निर्माण नहीं किया क्या? बिल्कुल। वर्ल्ड की कोई थ्योरी आप देखिए ना, आपका मेंटल स्पिरिचुअल लेवल क्या कहता है? बिल्कुल। आप ताकि आप सेवा कर रहे हैं, आप जनता, एक ही फैमिली ना हम लोग हैं, हेमोसेपियन सेपियन से ना मनुष्य में आए हैं, तो ब्लड तो एक ही है ना, अलग नहीं है। वो एक अलग विषय है। नहीं विषय नहीं है, हम आए कहाँ से हैं? चिंपांजी और बंदर के बाद मनुष्य में आए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर बात मुझे तो समझ में नहीं आता। आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात है, 1.25 लाख 1000 वर्ष पहले हम चिंपांजी बंदर के बाद ही ना, विज्ञान मेरा मुझको यही बताया, और अध्यात्म। और शिव विवाह होती है तो कहते हैं कि सबसे पहला फैमिली को समाज में शिव ने लाने का काम किया, तब भी शिव परिवार अलग सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल कंप्लीट। यदि मैं क्रिएटर को और गॉड को मानता हूं तो उसी परिवार हूं ना। जाति व्यवस्था, कृष्ण ने तो कर्म की व्यवस्था दी, जाति धर्म मजहब की व्यवस्था कौन लाया? सभी लोग ऐसी व्यवस्था के खिलाफ थे। और तो पप्पू यादव क्या करे? इंसान को इंसान में समझे, जाति के आधार पर बात करे? नहीं, बिल्कुल जातिवाद और नहीं हो, ये मैं मानता हूं इंसान कि दलित जो कमजोर है, जिसका इतिहास को खत्म किया गया है, जिसके लिए पेरियार लड़े, वाल्मीकि, संत रविदास लड़े, राजा राम मोहन राय लड़े, बुद्ध लड़े, कबीर लड़े, नानक लड़े, सबने लड़ा, मोहम्मद लड़े, और उसी विचारधारा में अलग अलग आइडियोलॉजी आई, तो हम उससे अलग हैं। नहीं, बहुत तो आज बिल्कुल अध्यात्म और विज्ञान के मिश्रण से एक मजबूत लाइफ, और आज सबसे ज्यादा नीड्स है इकोनॉमी। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था आर्थिक आजादी, एक फैमिली, एक व्यक्ति को मिनिमम
40,000 रुपये एक व्यक्ति को अर्निंग, तब जाके वो एक बेहतर लाइफ की शुरुआत कर सकता है, सोच सकता है। आप इसकी बात करिए। एजुकेशन और हेल्थ को किसी भी गवर्नमेंट को बोझ नहीं डालना चाहिए और उसको व्यवसायीकरण नहीं करना चाहिए। मैं आऊंगा तो एक भी व्यवसायीकरण नहीं होगा। आपने बहुत सारी बातें कही हैं और क्लियर कट ये इनका मानना है कि क्यों ये अपने केरल जाना हो तो सेवा के लिए चले जाते हैं, आसाम जाना हो तो मधुबनी जाना हो, पूर्णिया जाना, यानी पूरे इलाके में अगर कहीं से सूचना मिलती है तो आप देखते ही हैं, ये मेरे कहने की बात नहीं है, कि किस तरह से पप्पू यादव जाते हैं एक सेवा भाव से। और जब इस सवाल के बाद जो उन्होंने बताया, इसको समझने वाली बात है, इसको ज़रा सा गौर से समझिएगा और फिर एक नतीजे पे आइएगा कुछ भी बोलने से पहले। अब हम थोड़ा पॉलिटिक्स को लेके चलते हैं। आपके जो आप कहते भी रहे हैं कि शायद हम खुद से ना कहें कि वो आपके गुरु रहे हैं या नहीं, लालू प्रसाद यादव गुरु आपके कौन है पॉलिटिक्स में वो मुझे नहीं पता। नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट एमएलए बना। हाँ, नहीं पता, लेकिन आप उनको मानते जरूर हैं। नहीं, रेस्पेक्ट सवाल। इंडिपेंडेंट एमपी बने, लालू जी के विपक्ष के नेता बनाने में हम पर शिवचंद्र झा हत्याकांड का आरोप भी लगा, केस है मेरे पर। कर्पूरी जी के डेथ के बाद जब उनको हटा दिया था तो एक आक्रोश थी। जगदेव बाबू कर्पूरी जी जैसे व्यक्ति के सानिध्य से और आनंद मार्ग की थ्योरी से हम ज़्यादा प्रभावित रहे, प्रौथ से, आनंद मार्ग की स्पिरिचुअल थ्योरी से। और लालू जी एक रेस्पेक्टेबल, जब एक कई बार परिवर्तन तो राजा राम मोहन राय के पहले से भी हुआ। राजा राम मोहन राय सामाजिक परिवर्तन के भी धरोहर रहे। राष्ट्रकवि दिनकर भी हैं, विद्यापति कवि भी हैं, विनोबा भावे भी हैं। आप उठा करके देखिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं, काशीराम जी भी हैं। बहुत सारे परिवर्तन की बातें आई। बिहार में जगदेव बाबू को आप नहीं भूल सकते। बिहार में बहुत कर्पूरी ठाकुर, नहीं कर्पूरी जी ही छोड़ दीजिए ना, कर्पूरी ठाकुर जी नहीं, बहुत सारे शहीद सूरज नारायण बाबू हैं, बहुत सारे लोग इस तरह हैं जिसने बड़ी बड़ी लड़ाई हम इसी। तो आप लालू यादव जी जब आए, साथ में सब लोग थे, जनसंघ भी थे, नीतीश जी भी थे, लालू जी भी थे, रामविलास जी थे, शरद जी थे, मुलायम सिंह थे, देवीलाल थे, चौधरी चरण सिंह थे, सब एक साथ। हम लोग 90 में आए तो मुख्यमंत्री बनाने की जो भूमिका थी पप्पू यादव की वो बहुत क्लियर था। 11 इंडिपेंडेंट एमएलए से हमने लालू जी की सपोर्ट की। उसके पहले लालू जी से विपक्ष, हमारे मामा एमएलए राज्यसभा विधानसभा से थे, विधान परिषद से थे। उसके पहले लालू जी के साथ कैसे रहे। और फिर कई इशू पर जब इंडिपेंडेंट आए, आइडियोलॉजिकल वैचारिक इशू पर हमारा नहीं बना तो हम लोग अलग रहे, फिर जुटे। लेकिन जब ब्रॉड सेंस में यदि मैं बिहार को देखता हूँ अभी सामाजिक राजनीतिक चेतना के रूप में, बात ठीक है कि बिहार इकोनॉमिकल फैक्ट्री से, इकोनॉमी से, चीज़ों से बहुत बैक है। बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार में बाढ़ के अलावे सुखाड़ के अलावे मध्य भारत में सुखाड़ और 3 हिस्सा में बाढ़, इसके अलावे मेरे पास बीमारी, बेरोजगारी, जबकि सब कुछ है। हमारे पास फूड प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, हमारे पास दलहन ज़्यादा है, मक्का है, हमारे पास मखान 96% है, माछ है, हमारे पास आम है, लीची है, हमारे पास दूध है। 40% हम चीनी देते थे भारत को, वो हम 18% पर आ गए। तो हम दुनिया को दे सकते थे, मेहनत करने वाले लोग हैं हम। अच्छी फिलॉसफी भी, हम क्रांति नहीं कर पाए। यदि आप महाभारत को देखिएगा, सोनीपत को, पानीपत को देखिएगा, 71 को देखिएगा, 57 को देखिएगा, 47 को देखिएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त देखिएगा, तो बिहार और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों ने बहुत, दर्शन शास्त्र में बोला, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, वैशाली है, पाटलिपुत्रा है, केसरिया है, विक्रमशिला है, नालंदा है, कर्ण यही है, सुनी यही है, विश्वामित्र यही है, कुंवर सिंह यही है, दिनकर यही है, रेणु यही है, वाल्मीकि यही है, सीता यही है, राम यही है, गुरु गोविंद यही। लेकिन यदि क्रांति की बात आइएगा तो तो पंजाब और बंगाल जाके सिमट जाएगा। 104 आदमी की फांसी होगी तो 92 आदमी सिख होंगे और उसके बाद दलित और मुसलमान होंगे। लेकिन अभी हम लोग वर्तमान में, और जब आप बात करते हैं लालू यादव जी की, तो कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उसके पहले बहुत सारे
सामाजिक व्यवस्था के जनक रहे, जो बड़ा लंबा संघर्ष किया, बड़ी बड़ी बातें हुई, तो उसमें बहुत सारे समाजवाद, बहुत सारे लोग यहाँ आए यहाँ पर। तो उसके बाद लालू यादव जी को सभी लोगों ने बनाया, तो एक 15 साल लालू यादव जी को मौका मिला, अब वो लंबा, और 15 साल नीतीश को भी मौका मिल गया। और मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, मैं लालू यादव जी का सम्मान करता हूँ। 76-77 साल के हो गए, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लालू यादव जी, जब सामाजिक न्याय या एक राजनीतिक परिवर्तन की बात आएगी, कर्पूरी जी, जदे बाबू और समाज में, तो उसके बाद लालू यादव जी भी निश्चित रूप से एक राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक चेतना की बात आएगी, सामाजिक चीज़ों की बात आएगी, तो उसमें लालू यादव जी की भूमिका भी रहेगी। उसको आप जीवन में भुला नहीं सकते हैं, मैं उसको कतई भुला नहीं सकता हूँ। गंभीर पॉलिटिशियन की बात करेंगे तो नीतीश कुमार जी भी कभी आएंगे। अब नीतीश कुमार जी कई घटनाक्रम ऐसे हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाना, फिर हटा देना, फिर लालू जी के साथ आना, फिर हट जाना। नीतीश कुमार एक स्टॉलवर्ट पर्सनैलिटी हुआ करता था, कभी लोगों में चर्चा, डेवलपमेंट। लेकिन बिहार की जो स्थिति है, पलायन से हो, चाहे जिस भी स्थिति से हो, एजुकेशन का हो, रोजगार का हो, स्टूडेंट का हो, आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारे, आप खाली रोड और बिजली दुनिया में चल रहा था, यहाँ भी रोड, वो तो एक उसको आप नगर निगम का काम है। नहीं, वो पूरी दुनिया में बन रही थी, वहाँ यहाँ भी कुछ चीजें बनी, अन्य जगह 6 लेन बने, 8 लेन बने, बहुत सारी चीजें हुई, यहाँ कुछ नहीं है। उसके लिए यहाँ 6000 फैक्ट्रियां बंद हो गई, यहाँ एक भी पूंजी निवेश नहीं हुआ। हमने नई निवेश के लिए कोई कभी बजट की बात हम नहीं करते हैं। हम बड़का मकान महल बना लेते हैं, 800 का टेंडर होगा तो 5000 उसको करके हम सब लूट लेंगे, रोड लूट लेंगे, सब कुछ लूट लेंगे, मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन हम इसलिए लालू यादव जी का, तो मैं तो कहा आपको, लालू यादव के प्रति कंप्लीट रेस्पेक्ट है। अब जो पॉलिटिक्स है वर्तमान में, अब वो जमानत बड़ी नहीं अच्छी, जब उनकी उम्र और वो बीमार हैं, मुझे लगता है कि इतने लंबे समय तक ऐसी बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं थी कि 3.5 साल लालू यादव जी को, कई और भी लोग थे जेल से निकले, पहले ही निकल गए, बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं है। उस वक्त 90-91 में मुझे लगता है, देखिए समय काल, टाइम, पर्सन, प्लेस के मुताबिक चीज़ें चेंज हो रही थी। थोड़ा सा लालू यादव जी 5 साल जो लालू यादव का पीरियड सामाजिक न्याय का था, उसके बाद जो चेंज होने की बात थी, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, उसको हम समझ नहीं पाए, उसको भी हमने हल्के रूप में लिया। नतीजा हुआ कि किसी को, नीतीश जी को किसी को प्रवेश करने का मौका मिला। अब लोग बोलते हैं नरसंहार जिस वक्त हो रहा था, नरसंहार तो सबसे पहले बिहार में चंदवा रूपसपुर में हुआ, 32 आदिवासी मारे गए। यहाँ पर भूमि सेना, कुर्मी सेना, लोरिक सेना, सर्चलाइट, सनलाइट, भूमि हदबंदी कानून और सीलिंग, नहीं इधर की बात करिए, सीलिंग एक्ट, भूमि हदबंदी कानून के चलते बड़ा विचित्र था। तो लगातार दलित, कमजोरों के बीच, जमींदारों के बीच लड़ाई चल रही थी, तो उसमें अपर कास्ट ही नहीं थे, बिल्कुल उसमें बहुत सारे लोग थे। इसलिए कहा भी जाता है कि इन्होंने आवाज दी। नहीं, उस वक्त की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कर्पूरी जी और के भी पहले की बात। वो गाना याद है मुझको, अब की बारी भादो कादों में, गोरी कलाई कादों में, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई, बहुत सारी चीज़ें आरक्षण के समय में, मंडल कमीशन के समय में बहुत सारे लीडरशिप की उत्पत्ति हुई। लालू यादव, मुलायम सिंह, रामविलास पासवान जी, शरद जी, नीतीश जी, देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, इस सबको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें निश्चित रूप से लंबे संघर्ष की भूमिका में लालू जी रहे, और धीरे धीरे मैं मानता हूँ कि जो ब्रॉड और बुशिक दलित का बंटवारा हुआ, कोई दलित, महादलित, कोई पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, कोई कुछ, फिर एक छोटी सी बातें माए तो चीज़ों में सिमट जाना, ये कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन हुई, जिसके चलते जो ब्रॉड था उसका नतीजा भी कभी भुगतने को मिला। 28 सीट पर आ गए, 32 सीट पर आ गए। बिहार के बारे में एक बात मैं बता दूं, चाहे वो 1.5%, 2% वोट नीतीश जी का हो, या 3% हो, या कुछ अत्यंत पिछड़ा को नीतीश जी ने जोड़ा, या लव कुश की बात की कभी, फिर लव कुश कुछ अलग हुआ,
एक वोट से कोई नहीं जीत। यहाँ जब नीतीश कुमार जी उस सिचुएशन को समझे, जब लालू नीतीश कुमार एक हुए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए 3% को लेकर, तब भी परिवर्तन हो गया। तो यहाँ जिसके पास परसेंटेज जाति का या व्यवस्था का वोट है और वो जिसके साथ जाएगा, आज तक वहाँ सत्ता बदल जाती है। या बड़ा सत्ता की बात आप कहे तो एक जमानत मिलने के बाद एक चीज़ हो रहा है, एक वातावरण जो रिमर तो बहुत तेज़ी से फैलता है, मतलब आग से भी ज़्यादा तेज़ होता है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक अनुभव के आधार पे मैं आपसे एक बातचीत करना चाह रहा हूँ कि इसमें कहा जा रहा है कि अब लालू जी निकलेंगे बाहर तो खेला हो गए। भैया मैं सरकार बनाने में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी तो मेरी समझ है कि लालू जी को शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ होने की ज़रूरत है। लालू जी, मैं तो राजद के वर्कर को कहूँगा कि जिस तरीके से वर्कर के उतावलेपन के कारण राजद की जो बड़ी ब्रॉड आइडियोलॉजी सी सिमटती चली गई। आज भी कुछ दिन पहले किसी ने बेवकूफ़ टाइप के लोग जिसकी कोई समझ नहीं चीर देंगे और उस गलत तरीके से इस्तेमाल, उसके बाद गाली गलौज का शुरू हो जाना किसी जाति व्यवस्था पर। तो मैं समझता हूँ कि ये सब गलत है। जिस तरीके से मधुबनी गोलीकांड हुआ, अब वहाँ जाति व्यवस्था को रंग विपक्ष के नेताओं ने, और नहीं विपक्ष के नेताओं की भूमिका 11 दिन के बाद गलत थी। आप बचकाना नहीं कर सकते हैं। बिहार में इतनी बड़ी बड़ी घटना घटती है, आप मौन होते हैं, ट्वीट कर देते हैं। आज जिसको मीडिया हाइप मिलता है, आप बकबक वहां चले जाते हैं। जयप्रकाश हत्याकांड में क्या हुआ, रुपेश हत्याकांड में क्या किए, मुंगेर में क्या किए, देवेंद्र वर्मा में क्या किए, जहरीले शराब में क्या किए, दरोगा हत्याकांड में क्या किए, तब आप भवना हत्याकांड में क्या किए, और जगह आपने आज तक पैसा क्यों नहीं दिया। सवाल तो उठते हैं कि आप ऐसा क्यों? हमेशा बचकाना करते रहिएगा, संगठन आ जाएगा। एक ही सेना होता है, भारतीय सेना। ये बजरंग दल तो रावण दल तो फलना सेना तो फलना सेना। आपको ये कौन इजाजत दे दिया? क्रिमिनल ने एक गलत घटना की तो उससे जाति कहाँ जाता है? अब फिर जाति को गाली क्यों देते हो? किसी व्यक्ति ने गाली दी तो अब वो मन में भी है। एक तो पहले मैं बता दूं, जाति सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने। एक बात ये जो खुदरा फालतू सब है जिसका कोई अपनी औकात नहीं। एक बात हमने गौर किया, सब लोग गए जो भी आने वाले, लेकिन जब आपका लाइव में देख रहा था मधुबनी से तो दो सवाल मुझे आपके बहुत अच्छे लगे। एक तो आपने पूछा कि ये घटना का सच्चाई क्या है, मतलब आखिर कोई किसी को इतनी बेरहमी से मार कैसे सकता है, एक बात आपने सवाल किया था। दूसरा आपने कहा कि इसके पीछे जरूर नदी में कुछ रखता होगा। जैसे ये मुझे देखिए वो आर्म सप्लायर बहुत तरीके का। ये जो 6 भाई था थोड़ा मजबूत, किसी ने बात नहीं की। ये जो 6 भाई था मजबूत हट्टा करता था, कुछ विरोध होता था, वो करते थे ये लोग। और वो आर्म सप्लायर था, 47 कार्बाइन पिस्टल। नवीन झा बाहर है, फिर नेपाल से तस्करी। ये वर्चस्व की लड़ाई में इतनी बड़ी घटना घटी। देखिए 3 कारणों से लड़ाई होती है, जड़ जोरू जमीन। ये बात आपने कही थी। अब आ गया है अर्थ, औरत, और फिर कोई चैलेंजिंग जब उसकी पर पड़ता है, उसकी ताकत पर पड़ती है। तो रूडली जो घटना घटी है कि कांटा हटा दो, फिनिश कर दो। होली के दिन ये चुनना कि सब उस दिन रहेगा, उसी दिन फिनिश करो, कोई बचे ही नहीं। डर यहां था। एक संजय सिंह उसका भाई बचा, 2 चाचा बचे। अब उसको भी खत्म करने की तैयारी। वहां कोई जाति नहीं है, जाति नहीं। बाद में इन लोगों ने बहुत गलत काम किया। और फिर ये देखा गया है कि जिधर बहुत संख्यक जाति होती है उधर उस जाति का लीडरशिप पैदा हो जाता है और दूसरे जाति को दबाने की प्रवृत्ति रहती है। चाहे वो कहीं ब्राह्मण, आप उठा के देखिए ना, गोपालगंज में भूमिहार ब्राह्मण के बीच, महाराजगंज में राजपूत भूमिहार के बीच, आप उठाइए ना। अनुग्रह बाबू और श्री कृष्ण के समय सत्ता की लड़ाई जब शुरू भी तो भूमिहार वर्सेस राजपूत की तभी भी थी। आप आज की बात नहीं है। जातीय संघर्ष या वर्चस्व की लड़ाई होती है। सत्ता के लिए भी, संघर्ष के लिए भी, कई सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक संघर्ष के लिए
ये आप उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा। वहाँ राजपूत समाज के लोग बहुत कम हैं, और ऐसे लोगों को सोसाइटी तवज्जो भी दे देती है, जिसके चलते ऐसे लोगों को बढ़ने का मौका मिल जाता है। ऐसे लोगों को, अच्छा विधायकों का प्रोटेक्शन, वहाँ 2-2 विधायकों का प्रोटेक्शन, एक भी ब्राह्मण पॉलिटिशियन के द्वारा इस घटना पर टिप्पणी नहीं की गई, न ट्वीट किया गया। ये बहुत गंदा खेल खेला इन लोगों ने। ना कोई गए, ना संजय झा, न वहां के विधायक। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल आपने ये, हम तो रुपेश की हत्या हुई सबसे पहले, देवेंद्र वर्मा को विधायकों ने मार दिया सबसे पहले, दरोगा का मर्डर हुआ सबसे पहले, जहरीली शराब वाला हुआ, कोई घटना सबसे पहले। बिल्कुल ये बात तो है। इसलिए आप बिल्कुल बदले बदले सी सरकार वाली गलत है, आपको लोग मानने लगे हैं कि पप्पू यादव एक छोटी मर्डर हो, अपराध अपराध है। अपराधी और अपराध को माफ नहीं किया जा सकता, मिटा देना चाहिए। बेईमान और भ्रष्टाचारियों को मिटा देना चाहिए। जातिवादी और हिंदू मुसलमान करने वाले उन्मादियों को मिटा देना चाहिए। ये डेवलपमेंट की और पीस के लिए खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल समझने की बात है कि कह क्या रहे हैं, लेकिन हमारी बातचीत बहुत ही लंबी और काफ़ी गहरी हो रही है। लेकिन हम एक चलते चलते एक बात तो आपको समझना होगा, अगर कोई अच्छा कह रहा है तो उसको एक अच्छा ज़रूर आपको कहना सीखना चाहिए, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो सवाल उठाना भी चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी एक हेल्दी मानसिकता की बात है। और जब पप्पू यादव जब कहीं पहुंचते हैं, किसी के आंसुओं को देख के जब इनका मन करता है कि वहाँ दौड़ने का, तो वो दौड़ते हैं। अभी भी मैं सुन रहा था कि कहीं जाने की बात हो रही थी तो कह रहे थे चलना है क्या, करना है क्या, यानी 2 बजे रात में भी 1 बजे रात में रात और दिन नहीं देखना। तो ये एक अच्छी जनप्रतिनिधियों के लिए ये समर्पण की ज़रूरत है, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल हर जनप्रतिनिधि से पूछा जाना चाहिए विदाउट तुलना किए हुए। लेकिन एक चलते चलते हम थोड़ा सा मॉर्निंग न्यूज़ 18 दर्शकों के लिए एक सवाल मेरे मन में है, और वो ये है कि जो बात उठ भी रही है कि सरकार अब लालू जी के आने के बाद डोलेगी और कुछ खेला होगा। भैया ये ना मेरे मुझे लेना देना, ना मेरी औकात, ना हैसियत, ना मेरी संख्या, एक अनुभव के आधार। देखिए मुझे एक बात बता दूं, केंद्र में वो, यहाँ वो, कर्नाटक की सरकार पैसे की बदौलत तोड़ दिया। ताकत है गवर्नर उसका, स्पीकर उसका, सत्ता उसकी। मध्य प्रदेश में उसने बदल दी, 0.5 पर ही रहेंगे। 0.5 जाएंगे तो नीतीश कुमार जी को जो ये कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये लोग एक फिर से नीतीश कुमार को मौका मिलेगा मजबूती के साथ रहने का। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार जी लव कुश को फिर मजबूत करने की कोशिश, फिर एक धारा अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश उसने की है। मैंने पहले कहा कि लालू यादव को पीस की जरूरत है, और इसको राजद के वर्कर को पीस देना पड़ेगा, उतावलापन रुकना पड़ेगा, किसी जाति को गाली देना, वो करना, और घर में भी एक मेंटल पीस की जरूरत है। लालू यादव का जो ऊंचा रेस्पेक्ट है, उसके लिए घर को भी समझना पड़ेगा उस रेस्पेक्ट को। अब घर में भी यदि 3 खंबे आप खुद ही लालू यादव से कोई बड़ा लीडर बनने लगे, तो लालू यादव को दुनिया रेस्पेक्ट के नजर से देखती है। लालू यादव के कारण बहुत सारी व्यवस्थाओं, बहुत सारी आज भी जो परसेंटेज या जो चीजें राजद के साथ जुड़ी हुई है, उसमें लालू यादव एक बड़ा कारण है, उसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। तो लालू यादव जी को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए फैमिली को भी मेंटल पीस को समझना होगा, और राजद के वर्कर जो जिसके चलते राजद कमजोर हुई है, राजद की बदनामी होती है, उस वर्कर को भी समझना पड़ेगा कि लालू यादव जो निश्चित रूप से इनोवेशनल लीडर हैं, उनके रेस्पेक्ट तभी होंगे जब आप वर्तमान समय में जो दुनिया इकोनॉमिकल और एजुकेशनल और हम दुनिया को बनाने की बात करते हैं, वहाँ जातियों का तनाव, जाति जैसी चीजें छोटी छोटी, जिससे सोशल साइट पर गाली देना, कुछ ऐसा करना, कि इससे लालू यादव के रेस्पेक्ट पर भी और उसके मेंटल पीस को भी खरा। आज जरूरत है इन दोनों बातों को समझने की, और मुझे लगता है कि लालू यादव का सेहत अच्छा हो, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है। सरकार तोड़ फोड़ क्या होगा नहीं होगा, इससे बिल्कुल बचने की बात कह रहे हैं कि इससे क्या लेना देना है इनको, क्या होगा नहीं होगा ये राजनीतिक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो होगा।
तो जो भी होगा या ना हो ये अलग विषय है, कौन कह सकता है, लेकिन आईपीएल मैच की तरह अब कुछ होगा कि एक अनुभवी व्यक्ति के आने के बाद क्या सुगबुगाहट होती है, कौन क्या करता है, ये भी एक दिलचस्प देखने लायक होगा, क्योंकि दोनों के संख्या बल कुछ ऐसे हैं जहां थोड़ी सी भी उतार चढ़ाव पे कुछ भी हो सकता है। तो ये एक राजनीतिक बात थी, हमने हर पहलुओं पे बात की। एक जो छोटी सी एक बात और पूछना चाह रहा था कि आपसे सब मिलते हैं, सब दल के लोग देखता हूँ, आप भी मिल लेते हैं, सब लोग, चाहे वो चिराग पासवान आ जाए या रामकृपाल जी आ जाए या और भी नीतीश कुमार से भी, ये भी, लेकिन आप किसी के समर्थक नहीं हो, किसी के पक्ष में आप नहीं, गलत होगा तो गलत बोलेंगे। मतलब किसी का साथ नहीं देते। शराब माफियाओं की जो स्थिति है उस पर क्लियर है। 55,000 करोड़ की इकोनॉमी है शराब की, पहले 4,500 की बजट थी, और ये बाहर जा रहा है, पंजाब हरियाणा सब जगह जा रहा है। हमारी इकोनॉमी बाहर जा रही है, हम परेशान हैं। हर पंचायत में 4 ठो 5 ठो भट्टी खुल गया जहरीली शराब की। बॉय डिलीवर बॉय आपने पैदा कर दी। आप कहते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस कब हुआ, मैं कहता हूं कि थानेदार केस ही नहीं लेता है, क्योंकि शराब वो बेचवाता है, मरवाता वो है, माफिया मरवाता है, वो पकड़वाता है, वो जेल भेजवाता है। तो पूरी की पूरी माफिया पदाधिकारी और नेताओं के नेक्सेस से और दलालों के नेक्सेस से पूरा का पूरा खून तक शराब चला गया। कई सारी चीजें हैं, जो सही है आप उसको सही कहिए, जो गलत है गलत कहिए। जैसे सदन में विधायकों के साथ पीटा गया, लोकतंत्र बचा क्या? आम आदमी बचेंगे क्या? हिंदुस्तान के इतिहास में कभी यह घटना घटी थी क्या? दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी बड़ी घटना, सजदा बाबू स्पीकर को हटा दिए थे सन 74 के में लाठीचार्ज के एक दिन के बाद। माया और राम लखन माफी तक मांगे। जगन्नाथ मिश्रा जी ने स्कूल कुर्सी फेंक दिया था। शकुनी चौधरी ने चप्पल चला दी थी गुलाम सरवर पर। यही 1985 में नीतीश कुमार ने स्पीकर को बेइज्जत किया था। क्या हुआ? मायावती के साथ हुआ था, क्या हुआ? करुणानिधि के साथ हुआ था, क्या हुआ? महाराष्ट्र सरकार में हुई, क्या हुआ? कोई पुलिस और रैफ गया? आप लात से, थाली से, चप्पल से पिटवा रहे हो, और दोनों नेता, विपक्ष के नेताओं पर सदन के नेता बाहर बैठे रहे, तो लोकतंत्र बची क्या? और महिला संविधान बचे, महिला विधायकों को, महिला विधायक भी थी, तो क्या बोलूं? दोनों नेता किसी कर्म के हैं जो लोकतंत्र को ना बचा सके। मंदिर में जिस तरीके से हुई, वर्कर को पिटवाएं, जो हालात है उस पर मौन रहना, कहीं नहीं जाना, सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग को करते रहना, तो जो सही है। रिश्ते व्यक्तिगत, आप रिश्ते पर हमला मत कीजिए। वैचारिक तो आप आए क्यों है? समालोचना नहीं होगी तो क्या करिएगा? आलोचना सहने की क्षमता हमें भी होनी चाहिए और दूसरों को भी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम वायलेंट होकर के कोई जवाब दें, हमेशा प्रतिक्रिया ही दे, गाली गलौज दे, इसकी आवश्यकता नहीं है। रिश्ते व्यक्तिगत मेंटेन रखना चाहिए, ये मैं ऐसा मानता हूं। और जिसको आलोचना सुनने की क्षमता नहीं है वो अहंकारी है, उसको नेता बनने की भी क्षमता नहीं हो सकती। तो बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि हर विचारों से हमने अवगत होने की कोशिश की, बातचीत की, ताकि आप हर मुद्दों को समझ सकें। आप पप्पू यादव से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, अगर किसी मुद्दे पे मिलते भी हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर होगी पूछने को, तो वो हमने पूछा है। और भी कुछ सवाल होंगे तो ये आपको मैं फिर से कल और अभी इस पूरे हफ्ता इसको रिपीट करके दिखाऊंगा। बहुत लंबी बातचीत है, तो आप ज़रूर सवाल मेरे से करिएगा। हम आगे जो भी बात होगी तो आपके ही सवालों पे मैं इनसे बातचीत करूंगा। तो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं हमारे बीच जो कई सालों से अपनी सेवा देते रहे हैं, चाहे वो सांसद रहे न रहे, कई बार आपने चुना भी है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो जानकारी ली वर्तमान तक का, पहले से लेकर अभी तक का, तो बिल्कुल साफ और क्लियर कट बोलने वाले इंसान, और आंसुओं को देखना पसंद नहीं करते, और चाहते हैं कि पब्लिक के लिए और जनता के बीच अच्छे से जिएं एक इंसानियत के तौर पे। तो आप देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज़ 18, और ऐसे ही शख्सियतों से हम आपको ज़रूर रूबरू कराते रहेंगे। रेशम है ना। आज किड्डी पार्टी में मज़ा आ गया। यू नो व्हाई? एवरीवन इज लुकिंग एट माई ज्वेलरी एंड दे वर सेइंग कि कोरोना का टाइम है, पति की लॉटरी लग गई है क्या, रोज नई नई ज्वेलरी। सो आई सेड दैट इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रेशम. By Resham you can buy the lightweight jewelry, gold jewelry especially, at a very reasonable price.
रेशम है ना। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad, with more than 100 skilled workers.